पहले विल स्टार्ट विद द फॉरेन पॉलिसी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी क्या थी। एक चीज जो हमको डिस्कस करना है वो ये है कि इमीडिएटली आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी रही है राइट फ्रॉम बिगनिंग। हम कभी भी फॉरेन पॉलिसी से को लेके ट्रबल्ड नहीं रहे। हमारी कंट्री जो है कभी भी फॉरेन डिस्प्यूट या कन्फ्लिक्ट में नहीं फंसी कभी भी इंडिपेंडेंस के बाद। यूएस और रशिया के बीच में जो कोल्ड वॉर चलता था उसमें इंडिया कभी नहीं फंसी। और इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने अक्रॉस द वर्ल्ड मैक्सिमम जितनी भी बड़ी कंट्रीज थी उनसे इमीडिएटली रिलेशंस जो है डेवलप कर लिए, अपने ऑफिस सेटअप कर लिए बहुत फास्ट रेट पे विद इन 2 to 3 years। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? उसका एक सोल रीजन था, वो ये था कि हम इंडिपेंडेंस के पहले ही फॉरेन पॉलिसी को लेके प्रिपेयर हो चुके थे, फॉरेन रिलेशंस को लेके प्रिपेयर हो चुके थे। ऐसा कैसे हुआ था? बहुत स्टार्टिंग फ्रॉम 1910 1900 हम दूसरी दुनिया में क्या चल रहा है आउटसाइड इंडिया, हम सिर्फ अपनी कंट्री पे ही फोकस नहीं थे, हमारे लीडर्स जो थे बाहर वर्ल्ड में क्या चल रहा है इस चीज से बहुत अच्छे से अवेयर रहते थे। फॉरेन कंट्री के जो लीडर्स हैं उन लीडर्स से हमारे कांटेक्ट रहते थे, हमारे लीडर्स के। एंड हम बाय द टाइम 1947 के हम इंडिपेंडेंस तक आते आते बहुत अच्छे से वेल वर्स हो चुके थे कि फॉरेन पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, मतलब कैसे ग्लोबली रिलेशंस काम करते हैं फॉरेन रिलेशंस, और किस बेसिस पे रिलेशंस बनते हैं या बिगड़ते हैं। तो इन चीजों को समझ के, ये चीजें समझने का जो एक बैकग्राउंड है ये हमको समझना है 1941 से 1950 तक। तो इंडिपेंडेंस आते आते इंडिया 51 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बन चुका था और 600 ट्रीटीज जो थी उनका पार्ट बन चुका था। इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्साइल्स ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में बेसिकली जर्मनी और एलाइज कंट्री के बीच में सेटलमेंट हुआ था, लेकिन इंडिया भी इस ट्रीटी का एक पार्ट था, छोटा सा पार्ट। वो बात अलग है कि ब्रिटिशर्स हमको रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन इंडिया भी उसका पार्ट था क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में हमारे 10 लाख से ज्यादा सोल्जर्स ने, इंडिया के 10 लाख से ज्यादा सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था। 1920 जब आई थी तो यूएन का जो एक प्रिकर्सर था दैट इज लीग ऑफ नेशंस, ये लीग ऑफ नेशंस के भी हम फाउंडिंग मेंबर थे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के भी हम फाउंडिंग मेंबर हैं, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो एट द इन द सेम पीरियड बना था उसके भी हम फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। इसके अलावा 1921 और 1922 में जो नेवल वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस हुई थी नेवल आर्मामेंट की, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया था। इंडियन हाई कमिश्नर जो लंदन में थे वो 1920 से ही पोस्टेड है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के पहले से ही इंडियन नेशनल्स जो थे, मतलब प्रॉपर इंडियंस जो थे, कई जगह पे डिप्लोमेटिक पोस्ट, फॉरेन ऑफिसेस में डिप्लोमेटिक पोस्ट पे ऑलरेडी पोस्टेड थे। तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि इंडियंस जो है सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नॉन वेस्टर्न कंटिजेंट बनाता था यूएन में जब इंडिपेंडेंस हुई थी उसके बाद। और एलाइड एजेंसीज में सबसे ज्यादा, सबसे इन्फ्लुएंशियल डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल या वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो कंट्री थी वो इंडिया थी राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द यूएन। तो इसका जो बेसिक फ्रेमवर्क है ये हमारा 1947 के पहले ही डेवलप हो गया था। और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का जो इनएविटेबल और सिग्निफिकेंट फॉल आउट हुआ था नेशनलिस्ट इंटेलिजेंसिया पे, वो था हमारा डोमिनेंट इंटरनेशनल करंट और इवेंट के साथ कॉन्टैक्ट। तो ये सारी चीजें हमको डीप में डिस्कस करना है कि ऐसा क्या हुआ था 1900 से 1947 के बीच में कि हम इतने ज्यादा फॉरेन पॉलिसी को लेके एक्सपर्ट हो गए थे, एक्सपीरियंस हो गए थे, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी फॉरेन पॉलिसी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो प्रॉब्लम आज पाकिस्तान फेस करता है यूएस, चाइना, रशिया के बीच में फंसा होने के कारण, वैसी प्रॉब्लम इंडिया ने कभी फेस नहीं करी। इट वॉज फॉर द सेम रीजन कि हमारे लीडर्स शुरू से ही फॉरेन पॉलिसी को लेके काफी एक्सपीरियंस थे और उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसी हिसाब से शेप किया। तो जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो फॉरेन पॉलिसी को हम स्टडी करते हैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में दो फेजेस में। एक तो 1880 से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक का पीरियड, और दूसरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके 1947 तक का पीरियड। 1880 से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक का जो पीरियड था, इस पीरियड में हमारे अंदर एंटी इंपीरियलिज्म और पान एशियन फीलिंग डेवलप हुई थी। 1878 के बाद हुआ क्या ऐसा? ये हुआ कि ब्रिटिशर्स ने अक्रॉस द वर्ल्ड कई जगह पे एक्सपांशनिस्ट एक्सपीडिशन करे। एक्सपांशनिस्ट एक्सपीडिशन मतलब ब्रिटेन ने कई जगह अपने आप को एक्सपांड करने के लिए बहुत ज्यादा फाइट करी, वॉर लड़े, जैसे अफगानिस्तान हो गया, बर्मा हो गया, ठीक है, देन उसके बाद सेकंड अफगान, ये इजिप्ट हो गया। ऐसी कई प्लेसेस पे अपने आप को एक्सपांड करने के लिए ब्रिटिशर्स ने पार्टिसिपेट किया था, और उन पार्टिसिपेशन में मेजॉरिटी ऑफ जो आर्मी कंट्रीब्यूशन आता था
ये आर्मी कंट्रीब्यूशंस इंडिया से ही आता था। तो हमारे इंडिया का बाया ब्रिटिश बाया कॉलोनियल पावर जो हम रूल कर रही थी, हमारा कई जगह पे पार्टिसिपेशन हुआ। एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा पार्टिसिपेशन, अफगान वॉर में हमारा पार्टिसिपेशन था 1878 से 80 तक। देन उसके बाद इंग्लैंड से जो ट्रूप्स डिस्पैच हुए थे 1882 में, द डिस्पैच ऑफ ट्रूप्स बाय इंग्लैंड, जो कि इजिप्ट में एक अपराइजिंग हुई थी, नेशनलिस्ट अपराइजिंग, उसको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ट्रूप्स को डिस्पैच किया था यहाँ से। तो वो डिस्पैच करने में वो इंडियंस का पार्टिसिपेशन था, मतलब हमारा इन्वॉल्वमेंट था। देन 1885 में बर्मा का एनेक्सेशन था। देन 1903 में तिब्बत को हमने इन्वेड किया था, हमने मतलब ब्रिटिशर्स ने अंडर कर्जन, लेकिन ट्रूप्स हमारे इंडियंस ही थे। देन उसके बाद 1890s में बहुत सारे एनेक्सेशंस करे थे हमने नॉर्थ वेस्ट में टू स्टॉप द रशियन एग्रेशन। वो ये रहा था कि ये इंडिया था, यहाँ पे अफगानिस्तान था, एंड रशिया वाज ट्राइंग टू एक्सपांड इटसेल्फ इन दिस रीजन। सो ब्रिटिशर्स ये रशिया के एक्सपांशन से ट्रबल्ड थे, और इसके लिए उनकी पॉलिसी ये थी कि अफगान को अपने कंट्रोल में ले लो। तो अगर हम अफगान को अपने कंट्रोल में ले लेंगे तो रशिया को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि रशिया जो है नीचे, सोवियत जो है कहीं ना कहीं नीचे आके इंडिया को अटैक करने की या इंडिया को पोजेशन में लेने की कोशिश ना करे, जो हमारी एक सबसे वैल्यूएबल पोजेशन है। तो उस कंटेक्स्ट में यहाँ पे इन्होंने ट्राइबल्स जो थे इस रीजन में, नॉर्थ वेस्ट रीजन में, ये ट्राइबल्स को यूज करा था रशियंस के अगेंस्ट में, सोवियट्स के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। इसके अलावा एग्रेसिव इंपीरियलिज्म की जगह नेशनलिस्ट ने एक पॉलिसी ऑफ पीस फॉलो करी थी। ठीक है, सो इन सारी चीजों को देखते हुए रशियंस ने, हमारे इंडियन लीडर्स ने जब ये देखा कि इंडियंस को हर जगह अक्रॉस द वर्ल्ड ब्रिटिशर्स अपनी एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू इन्वोक अ फीलिंग ऑफ वॉर अमंग इंडियंस। तो फिर कांग्रेस ने जब अपना रिजोल्यूशन निकाला, नेशनलिस्ट ने जब अपना रिजोल्यूशन निकाला कि व्हाट शुड बी अवर पॉलिसी टू डील विद द वर्ल्ड, टू रिलेट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उस कंटेक्स्ट में कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था 1897 में। कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करवाया था, दैट इज एन.सी. शंकरन नायर। इनके अंडर में इन्होंने ये पॉलिसी डिक्लेयर करी थी कि हमारी ट्रू पॉलिसी जो है दैट इज द पॉलिसी ऑफ पीस, दैट इज द पीसफुल पॉलिसी। हम कहीं पे भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, हम कहीं पे भी किसी भी टाइप के एग्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, एंड वी वांट टू डेवलप अ पीसफुल रिलेशन विद ऑल द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। सो 1880 से 1914 के पीरियड के बीच में जो इंडियन थीम थी, जो इमर्जिंग थीम थी हमारे रिलेशंस की विद अदर कंट्रीज, दैट वाज द थीम ऑफ सॉलिडेरिटी। जिन जिन कंट्रीज और जिन जिन रीजन के ऊपर ब्रिटिशर्स अटैक करते थे हमारे ट्रूप्स का यूज करके, हम उनके साथ सॉलिडेरिटी शो करते थे कि ये जो हो रहा है इसमें बेसिकली हमारा आपसे कुछ लेना देना नहीं है, वी डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ इल or anything wrong with you. Whatever is happening is because Britishers are ruling over us and they are trying to rule with over you also. So इस context में we are a kind of brothers themselves जिन पे ब्रिटेन रूल करने की कोशिश कर रहा है। तो we expressed a feeling of solidarity with all the countries जिनके ऊपर ब्रिटिश रूल करता था या जिनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि सोवियत, आयरलैंड, इजिप्ट, तुर्की, इथियोपिया, सूडान, बर्मा एंड अफगानिस्तान। दूसरा, हमारी जो पैन एशियन फीलिंग थी, पर्टिकुलरली एशियन रीजन था, जहाँ पे लगभग सारी की सारी कंट्रीज थी या तो वो यूरोपियन पावर्स के अंडर में थी या फिर यूरोपियंस ट्राई टू एनेक्स देम। तो जब भी जिस जिस भी टाइम पे जिस जिस ईयर में एनेक्स करने की, फर्दर एक्सपांड करने की कोई भी यूरोपियन कंट्री कोशिश करता था, देन रेदर देन मियरली जस्ट मतलब just showing the feeling of solidarity, we also generated a feeling of pan Asian feeling कि हम एशियंस जो हैं एक ही प्लेट से बिलोंग करते हैं, जिनका जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश कर रही है। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे पैन एशियन फीलिंग कहाँ कहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, जब एनेक्सेशन किया था बर्मा का ब्रिटिशर्स ने 1885 में, तब हमने इंडियंस ने उसका कंडेमनेशन किया था। दूसरा, जापान का हमने इंस्पिरेशन लिया था, जापान ने ब्रिटिशर्स या यूएस को रेजिस्ट करा था कॉलोनाइजेशन को और अपनी दम पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करा था। इसने इंडियंस को कॉन्फिडेंस दिया था कि हम जरूरी नहीं है कि हमारे ऊपर कोई कॉलोनी एस्टेब्लिश करे और हमको कोई एनेक्स करे, तभी हम डेवलप हो पाएंगे। हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो खुद से भी हो सकता है अपनी मेहनत से। देन इसके बाद जापान ने जब चाइना को एनेक्स करने की कोशिश करी थी, इसको आई हो तुआन अपराइजिंग बोलते हैं या फिर बॉक्सर रेबेलियन बोलते हैं। जब जापान ने चाइना को 1895 में कैप्चर करने की, एनेक्स करने की कोशिश करी थी, उस पर अटैक करा था, तो चाइना में एक रेबेलियन हुआ था, दैट वाज बॉक्सर रेबेलियन या बॉक्सर अपराइजिंग,
जिसको आई हो तुआन अपराइजिंग भी बोलते हैं। तो ये जापान ने ये जो एनेक्स करने की कोशिश करी, उसको इंडिया ने कंडेम करने की कोशिश करी थी, हमारे लीडर्स ने। देन उसके बाद चाइना को जो डिवाइड करने की कोशिश करी थी यूएस, यूके, फ्रांस और जापान ने, उसका इंडिया ने कंडेमनेशन किया था कि भाई ये क्या चल रहा है, मतलब ये कैसे आप एक्सप्लॉइट करने के लिए आप किसी भी एक्सटेंट तक जा रहे हो, और ये एशियन सोवरेनिटी का वायलेशन है। इसके बाद जापान ने जब जारिस्ट रशिया को हरा दिया था 1905 में, जापान ने जारिस्ट रशिया को, जारिस्ट रशिया मतलब जब जार वहां पर रूल करता था, तो 1905 में रशिया यूज्ड टू बी कंसिडर्ड अ वेरी पावरफुल यूरोपियन कंट्री। इट वाज यूज्ड टू बी कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन यूरोप। Japan, as compared to that, at that point of time, was used to be considered very weak. रशिया की जापान के ऊपर जब अटैक किया, तो जापान ने उसको रेजिस्ट करके रशिया को हरा दिया। तो इससे इंडियंस को एक बहुत लंबा, बहुत अच्छा वाला कॉन्फिडेंस मिला था कि जरूरी नहीं है कि हम स्ट्रांग हो तभी एक स्ट्रांग के अगेंस्ट में या तभी एक यूरोपियन के अगेंस्ट में हम फाइट कर पाएंगे। हम वीक होके भी अगर स्ट्रेटेजिकली काम करें और मेहनत से काम करें, तो हम यूरोपियन फोर्सेस को हरा सकते हैं। तो इसने भी पैन एशियन फीलिंग जनरेट करने की कोशिश करी थी, या जनरेट करने का मोटिवेशन दिया था इंडियंस को। एंड देन कांग्रेस का बर्मा की फ्रीडम को जो सपोर्ट था, वो सपोर्ट भी पैन एशियन फीलिंग को उसने जनरेट किया था। इंडिया ने, कांग्रेस ने खुल के बर्मा की फ्रीडम के लिए सपोर्ट दिया था। तो ये सारे इंसिडेंट्स हैं जो हमको ये बताते हैं कि हमने राइट फ्रॉम द बिगनिंग हमने कभी भी किसी का एनेक्सेशन, क्योंकि हम वो सेम एक्सपीरियंस से गुजर रहे थे जिसमें हम पे कोई और राज कर रहा है, जिसमें हम पे किसी और ने एनेक्सेशन कर लिया है और हमारे ऊपर बैठ के हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है इन द नेम ऑफ अ कॉलोनियल रूल, इन द नेम ऑफ अ डेवलपमेंट। तो हम इन कंट्रीज के साथ रिलेट कर पाते थे, और जब इन कंट्रीज के साथ सेम चीजें होती थी, तो वहां के लोगों को लेटर लिख के मैसेज करते थे कि इस मुसीबत की टाइम पे, इस बुरे टाइम में हम आपके साथ हैं, और हम मिल के इस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में फाइट करेंगे, सो दैट एक ब्रदरहुड की फीलिंग जनरेट हो। जब वर्ल्ड वॉर 1 आया, तब ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के अगेंस्ट में ये बोल के फाइट करने लगे कि हम डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रहे हैं। तो फॉर अ पॉइंट ऑफ अ टाइम, फॉर अ मीन वाइल 1914 में नेशनलिस्ट जो है ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगे, ये बिलीव में कि अब ब्रिटिशर्स डेमोक्रेसी की बात करने लगे हैं, तो अगर हम उनको जिताने में हेल्प करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 में, तो बदले में हो सकता है हमको डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्योंकि ब्रिटिशर्स जब खुद डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो जब ये वॉर में जीत जाएंगे तो ये हमको डेमोक्रेसी क्यों नहीं देंगे। लेकिन जब वॉर खत्म हुआ और कांग्रेस ने जब इंसिस्ट किया, तो ब्रिटिशर्स ने जब डिनाई कर दिया, तो उन्होंने पीस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेशराइज किया, और वहां पे पीस कॉन्फ्रेंस में पार्टली पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन फुल्ली पार्टिसिपेट करने उसको नहीं मिला। तो उस कंटेक्स में 1920 में कांग्रेस ने कि लोगों को ये अर्ज करना या मैसेज देना शुरू करा कि आप आर्मी ज्वाइन मत करिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स जिस डेमोक्रेसी के लिए फाइट करने का बोल के आपको आर्मी में लेते हैं, वो खुद उस डेमोक्रेसी को आपको प्रोवाइड नहीं करना चाहते। तो 1925 में जब इंडियन ब्रिटिशर्स ने इंडियन आर्मी को डिस्पैच किया था चाइना में, चाइनीज नेशनलिस्ट आर्मी के लिए अगेंस्ट में फाइट करने के लिए, तो कांग्रेस ने उस डिस्पैच का बहुत ही बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया था। 1920s एंड 1930s में एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। 1920 तक आते आते अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स के बारे में इनको इतना तो समझ में आ गया कांग्रेस के लीडर्स को कि ये दुनिया भर में डेमोक्रेसी फैलाने की सिर्फ बात करते हैं, लेकिन जहां जहां पे ये रूल करते हैं वहां पे ये डेमोक्रेसी नहीं देना चाहते। 1920 में एक नई चीज आई, क्योंकि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आया था, इफ यू पीपल रिमेंबर, एंड 1920s में सोवियत में सोशलिज्म स्प्रेड होने लगा। तो 1920s तक आते आते 1920s तक आते आते नेहरू जो थे ये यूरोप घूम के आए। नेहरू यूरोप होके आए और वहां पे उनका सोशलिस्ट और जितने भी लेफ्टिस्ट लीडर थे उनसे वो कांटेक्ट में आए। सो इफ यू रिमेम्बर, हमने लेफ्ट विंग वाला चैप्टर पढ़ा था, तो लेफ्ट विंग वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था नेहरू और सुभाष चंद्र बोस was one of the biggest supporter of socialism within the Congress। तो ये कांग्रेस में ये नेहरू जो थे ये सोशलिज्म के दीवाने कैसे हुए थे, ये 1926-27 में मैंने आपको बताया था, अपनी बेटी का इलाज कराने, ट्रीटमेंट कराने, बीमारी का यूरोप गए थे। तो वहां पे ये जो है ये सोशलिज्म उस टाइम स्प्रेड हो रहा था यूरोप में, तो वहां पे ये सोशलिस्ट के कांटेक्ट में आए और उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। दूसरे कुछ और लीडर भी थे जो सोशलिज्म से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। तो पहले तो थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने एक सेशन भी अटेंड करा था इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का।
ये एच एम हिंडमैन एक बहुत बड़े ब्रिटिश सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट लीडर थे ब्रिटेन में, जिनके ये क्लोज फ्रेंड भी थे और उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी थे। सिमिलरली लाजपत राय जो थे, ये अमेरिकन सोशलिस्ट के कॉन्टेक्ट में आए जब ये 1914 से 1918 में विजिट कर रहे थे। तो आपको याद होगा लाला लाजपत राय जी को गदर लीडर्स जो थे, गदर लीडर्स ने इनवाइट किया था, तो एक बार वो अमेरिका घूमने गए थे, यहाँ पे विजिट करने गए थे लीडर्स से मिलने के लिए। तो वहाँ पे अमेरिकन सोशलिस्ट के कॉन्टेक्ट में आए थे। सिमिलरली गांधी जो थे, ये टॉल्स्टॉय और रोलैंड रोमन जो बहुत बड़े ऑथर्स थे, लीडर्स थे, पोएट्स थे, इनके टच में थे और उनको भी सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी काफी कुछ मिलती जुलती सही लगती थी। 1927 में नेहरू ने एक कॉन्फ्रेंस कांग्रेस भी अटेंड करी थी, दैट इज द कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट एट ब्रुसेल्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बेहाफ में। अफ्रीका की जितनी भी कंट्रीज हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल में थी और उनसे एक्सप्लॉइट हो रही थी, उन्होंने मिलकर अपनी एक, उनके जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी थे, ऐसे अफ्रीका में हर कंट्री में जहाँ पे भी फ्रीडम स्ट्रगल और मूवमेंट चल रहा था, तो उन कंट्रीज के जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने ब्रुसेल्स में बेल्जियम में कॉन्फ्रेंस रखी थी। तो उसकी कांग्रेस में नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करा था। उस कॉन्फ्रेंस में जितने भी पॉलिटिकल एग्जाइल थे और रेवोल्यूशनरीज थे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के, उन सब ने मिलकर एक डिस्कशन किया था कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज मिलकर इनको एक्सप्लॉइट कर रही हैं और उसके अगेंस्ट में क्या सोल्यूशन होना चाहिए। नेहरू वन ऑफ द ऑनरेरी प्रेसिडेंट थे उस मीटिंग में, उस कांग्रेस में। एल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम सुनियत सेन, रोलैंड रोमेन, जॉर्ज लैंग्सबरी, ये वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स थे उस टाइम, वो भी प्रेसिडेंट थे। उनके साथ उन्होंने प्रेसिडेंट की चेयर शेयर करी थी। मतलब नेहरू वाज वेरी पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो नेहरू ने वो मीटिंग अटेंड करी तो उनको समझ में आया कि यूएस का इंपीरियलिज्म, यूके का इंपीरियलिज्म कैसे अक्रॉस द वर्ल्ड काम करता है और कैसे अक्रॉस द वर्ल्ड सोशलिज्म स्प्रेड करने के लिए काम कर रहा है। तो जब उनको ये चीज समझ में आई कि सोशलिज्म ही अकेला सॉल्यूशन है, मतलब ये मीटिंग अटेंड करके उनको समझ में आया कि यूएस और यूके कैसे इंपीरियलिज्म स्प्रेड कर रहे हैं और उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे उनका सोशलिज्म जो है, उनका सोशलिज्म ही अकेला इसके इंपीरियलिज्म को काउंटर कर सकता है। और वहीं से जब वो वापस आए उस मीटिंग को अटेंड करके, तो उन्होंने कांग्रेस में सोशलिज्म फैलाने की स्टार्ट करने की बात करी थी कि हम कंट्री में सोशलिज्म लाना चाहते हैं। ये तो बात करी मैंने आपसे 1920s और 30s की स्टार्ट की। इसके बाद आता है 1935। 1930s की स्टार्ट में एक चेंज हुआ वर्ल्ड में। व्हाट वाज दैट चेंज? द राइज ऑफ हिटलर। 1930s की स्टार्ट तक आते आते हिटलर अब अक्रॉस द जर्मनी बहुत बड़ा लीडर बन गया है एंड ही हैज स्टार्टेड टू स्प्रेड फैसिज्म। फैसिज्म मतलब एक ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप और रजाइम जो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी पे बेस्ड थी। तो 1930s में फैसिज्म का जब राइज हुआ तो नेशनलिस्ट को इंपीरियलिज्म और फैसिज्म दोनों कैपिटलिज्म के ऑर्गन की तरह दिखने लगे। और उस कंटेक्स में उन्होंने इथोपिया, स्पेन, चाइना, यूगोस्लाविया, वहां पे जहां जहां पे भी फैसिज्म के अगेंस्ट में स्ट्रगल चल रहा था, उनको सपोर्ट देना शुरू करा। 1939 में त्रिपुरा का त्रिपुरी सेशन हुआ था। त्रिपुरा लिखा है यहाँ पे, सॉरी ये मिस्टेक है, यहाँ पे गलत है। दिस इज त्रिपुरी। त्रिपुरी जबलपुर एमपी में, मध्य प्रदेश में जगह है, नॉट द त्रिपुरा स्टेट। त्रिपुरी सेशन में यहाँ पे कांग्रेस ने अपने आप को उस ब्रिटिश पॉलिसी से डिसोसिएट कर दिया जो यूरोप में फैसिज्म को सपोर्ट कर रही थी। वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होने के पहले ब्रिटिशर्स जो हैं हिटलर को खुश करने के लिए सारी चीजें एक्सेप्ट कर रहे थे जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ वॉर। और कांग्रेस को ये चीज जमी नहीं, तो कांग्रेस ने ब्रिटिश पॉलिसी का, इस पॉलिसी का ऑपोजिशन किया था। 1939 में जब जापान ने चाइना पे अटैक किया था तो इसको भी नेशनलिस्ट ने कंडेम किया था। मतलब 1930s के पीरियड में जहां जहां पे रूलिंग रेजाइम जो है ये फैसिज्म को फॉलो कर रही थी, उसका इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है प्रोटेस्ट करने लगा। पैलेस्टीन के इशू पे अगर बात करें तो कांग्रेस ने पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट दिया था। उन्होंने ये बात बोली कि हाँ, ये ज्यूज का राइट है कि हाँ, ज्यूज के साथ जो भी हुआ वो गलत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पैलेस्टीनियंस को उनकी जगह से अलग कर दिया जाए। और ज्यूज और अरब्स के बीच में एक सॉल्यूशन लाने की उन्होंने कोशिश करने के लिए सपोर्ट किया था, रेदर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीन। तो ये हमारी पॉलिसी थी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेके, फॉरेन पॉलिसी को लेके। मतलब कुल मिला के माई पॉइंट इज, इतनी सारी चीजें डिस्कस करके मेरा पॉइंट ये था कि राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1870 टिल द पीरियड ऑफ 1870 1880 जब कांग्रेस बनी थी, राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1880 टिल 1947 हमारी पॉलिसी हमेशा से इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में थी।
फैसिज्म के अगेंस्ट में थी हमेशा से। और जो भी कंट्री नियरली ऑल द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड जो डेवलपिंग और थर्ड वर्ल्ड पूरे कंट्रीज थी, उस टाइम कहीं ना कहीं ये इंपीरियलिज्म और फैसिज्म के कारण सफर कर रही थी, एनेक्सेशंस को, वॉर को। तो उस कंटेक्स्ट में इंडियन लीडर्स ने इन सारी कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनके साथ रिलेशन डेवलप करे, और रिलेशन डेवलप करने के बाद उनको सपोर्ट किया कि जब जब भी उनके साथ गलत होता था तो हम उनको मैसेज और एक सिंपैथी के थ्रू सपोर्ट करने की कोशिश करते थे कि आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, आपको वो करते रहना चाहिए, स्ट्रगल करते रहना चाहिए, हम भी अपने यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, और जब जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम जिस भी वे में आपको हेल्प कर सकते हैं हम आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो ये जो हमने सपोर्ट शो करा दूसरे लोगों से और दोस्ती डेवलप करी, जैसे मान लीजिए दो लोग जब तकलीफ में होते हैं और वो अपना दर्द शेयर करते हैं ना, तो दे बिकम फ्रेंड। और वो फ्रेंडशिप हमेशा रहती है, क्योंकि जब टाइम बदल जाता है और अच्छा टाइम आता है ना, तो भी वो दोनों हमेशा फ्रेंड बने रहते हैं। तो इंडिया ने ये 1890 से लेके 1947 तक इन सबके साथ सिंपैथी शो करके दूसरी कंट्रीज के स्ट्रगल के साथ, दूसरे लीडर्स के साथ जो रिलेशंस डेवलप करे, इंडिपेंडेंस मिलने के तुरंत बाद हमको इसका फायदा मिला। और सारी कंट्रीज, आप अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव गॉट इंडिपेंडेंस इन द पीरियड ऑफ 1940s 50s 60s इटसेल्फ। और जब 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 जिसको भी इंडिपेंडेंस मिलती थी, सबसे पहले इंडिया या तो वो कंट्री इंडिया से रिलेशन डेवलप करने का सोचती थी, क्योंकि इंडिया वाज द वन जब उनके गलत टाइम में, उनके बुरे टाइम में, जिसने उनको सपोर्ट किया। सो दिस वाज अवर टॉपिक ऑन फॉरेन पॉलिसी की क्या इंडिया की या कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी थी और कैसे उसने हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया। 1947 के बाद इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी थी आप पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी और पंचशील की पॉलिसी के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो ये जो हमने पढ़ा है इन चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा, आपको वो चैप्टर समझने में बहुत आसानी मिलेगी।